भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा भी साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। अब समाचार विस्तार से। तो पाकुड़ जिले के अमलापाड़ा स्थित करमडीहा गांव के पास कल हुए सड़क दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है, जबकि 30 अन्य लोग घायल हुए हैं। इधर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई लोगों ने इस सड़क हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट कर घटना पर दुख जताया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से सभी मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता देने की घोषणा की है। तो देश भर में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो इस दौरान कोविड के 90,928 नए संक्रमितों की पहचान हुई है। देश भर में पिछले 24 घंटों में 90,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। वहीं पिछले 24 घंटों में 19,206 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 97.81% हो गया है। सक्रिय मामलों की संख्या 2,85,401 हो गई है। उधर झारखंड में पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो इस दौरान कोविड के 3,553 नए संक्रमित मिले हैं। इसमें सबसे ज्यादा रांची में 1,316 मरीज मिले हैं। इसके साथ ही रांची जिले में सक्रिय संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,628 हो गई है। वहीं राज्य भर में सक्रिय संक्रमितों की संख्या बढ़कर 10,990 हो गई है। तो झारखंड में कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए एक बार फिर से जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है। इस सिलसिले में आपको बता दें कि रांची स्थित बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर आने और जाने वाले यात्रियों की गहनता के साथ कोरोना की जांच की जा रही है। झारखंड में इन दिनों एक बार फिर से रिकॉर्ड संख्या में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले मिलने लगे हैं। इसका मुख्य कारण यह माना जा रहा है कि हवाई, रेल और सड़क मार्ग से दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों के कारण संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। इसे लेकर राजधानी रांची स्थित बिरसा मुंडा हवाई अड्डे में हर आने जाने वाले यात्रियों को कोरोना संबंधित जांच गहनता से की जा रही है। एयरपोर्ट पर मौजूद दंडाधिकारी गोपाल कृष्ण ने बताया कि हवाई अड्डे पर यात्रियों की कोरोना जांच के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। जांच पूरी तरह से यहां निःशुल्क है। आगंतुक यात्रीगण आ रहे हैं, उनसे हम लोग उनका कोविड रिपोर्ट, आरटीपीसीआर का रिपोर्ट या डबल वैक्सीनेशन रिपोर्ट मांगते हैं। वो लोग बहुत सारे यात्री जो है वो अपने से अपना आरटीपीसीआर रिपोर्ट या डबल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लेकर के आते हैं और हमें यहाँ पर वो प्रस्तुत करते हैं। और हम लोग बार बार उनको आग्रह भी करते हैं कि भाई आप लोग अपना कोविड टेस्ट कराइए। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर आने जाने वाले यात्री भी सरकार की ओर से किए गए इंतजाम से बेहद संतुष्ट नजर आए। यात्रियों का मानना है कि इस तरह की पुख्ता व्यवस्था से ही संक्रमण पर अंकुश लगाया जा सकता है। बहुत ही बढ़िया चीज है, हर जगह होना चाहिए। अभी हम 4-5 जगह टूर किए हैं, यहीं पर हमने पहली बार देखा है ये टेस्ट होते हुए। भुवनेश्वर से जस्ट टेम्परेचर चेक हुआ और यहाँ पहुँचा तो यहाँ पे मेरा आरटीपीसीआर का फाइनल डोज का जो सर्टिफिकेट है वो चेक किए। कोरोना संक्रमण जैसी अदृश्य बीमारी से बचने के लिए सघन जांच, वैक्सीनेशन के प्रति जागरूकता जरूरी है। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। गढ़वा जिले में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जिले के उप विकास आयुक्त और विशुनपुरा थाना प्रभारी सहित 17 लोग संक्रमित पाए गए हैं। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन भी सतर्क हो गया है। छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश की सीमा पर सतर्कता बढ़ा दी गई है। उपायुक्त राजेश कुमार पाठक ने लोगों से कोरोना महामारी के सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया है। वहां पर भी टेस्टिंग का काम चल रहा है। अभी कुछ 3-4 दिनों से कोविड पॉजिटिव केसेस बढ़ रहे हैं। का प्रयोग करें, साबुन से हाथ धोएं और अगर कोई भी व्यक्ति जो अभी तक टीका नहीं लिया है उन सबसे मेरा आग्रह है कि वे टीका केंद्र पर जाके
टीका जरूर ले। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 के हल्के लक्षणों वाले और लक्षण सहित रोगियों को घर पर पृथकवास में रखने के बारे में संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के अनुसार कोविड रोगी को परिवार के अन्य सदस्यों से खुद को अलग रखना चाहिए। जारी कर दिए हैं। ऐसे मरीजों को परिवार के अन्य सदस्यों से अलग रहने की सलाह दी गई है। साथ ही ऐसे मरीजों से हमेशा ट्रिपल लेयर मेडिकल मास्क पहनने को भी कहा गया है। साथ ही उपयोग के बाद मास्क को टुकड़ों में काटकर एक पेपर बैग में कम से कम 72 घंटे तक रखने को कहा गया है। इसके अलावा कोरोना संक्रमित मरीजों को आराम करने और ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थ पीने को कहा गया है। नए दिशा निर्देशों में मरीजों को खून में ऑक्सीजन के स्तर की कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पता लगाने के लिए देश के टाटा के एमडी और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की साझेदारी में आरटी-पीसीआर परीक्षण किट बनाई गई है। आईसीएमआर के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने कल नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि परीक्षण किट भारतीय औषधि महानियंत्रक ने अनुमोदित किया है। इस किट से परीक्षण का परिणाम 4 घंटे में मिल जाएगा। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में 1,48,67,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। 1 लाख से अधिक टीकों की खुराकें दी जा चुकी हैं। पिछले 24 घंटों में देश भर में 91,25,000 से अधिक टीके लगाए गए। देश भर में 15 से 18 वर्ष के किशोरों के लिए 3 जनवरी से टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई है। 3 दिनों में बड़ी संख्या में किशोरों को कोरोना रोधी वैक्सीन लगाए जा चुके हैं। उत्साहित नजर आए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के 1 करोड़ से ज्यादा किशोरों को कोरोना रोधी वैक्सीन की पहली डोज दे दी गई है। कोविन पोर्टल के रात 8:30 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक ये संख्या 1.25 करोड़ को पार कर गई है। अब तक 1,42,00,000 किशोरों ने टीका लगवाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराए हैं। मांडविया ने इस आयु वर्ग के किशोरों से जल्द टीका लगवाने की अपील भी की है। किशोरों का टीकाकरण 3 जनवरी से शुरू हुआ था। इधर झारखंड में भी कल 1,83,000 लोगों को कोविड रोधी टीका लगाया गया। इसमें 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के 45,018 लोगों को वैक्सीन लगाए गए, जबकि 64,191 वयस्कों को पहला और 74,703 लोगों को दूसरा डोज दिया गया। उपराजधानी दुमका में भी किशोरों में कोरोना टीकाकरण को लेकर गजब का उत्साह है। पहले दिन से ही टीकाकरण केंद्रों पर किशोरों की कतारें देखने को मिल रही हैं। दुमका शहरी क्षेत्र में किशोरों के लिए 3 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं, जहां बड़े उत्साह से किशोर टीके लगवाते नजर आए। दुमका में किशोरों को टीकाकरण में सबसे अच्छी बात यह है कि किशोरों को टीका लगवाने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करने के लिए अलग से कोई प्रयास नहीं करना पड़ रहा है। किशोर टीके को लेकर पहले से ही जागरूक और उत्साहित हैं और खुद से ऑनलाइन पंजीकरण कराकर केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और वैक्सीन लेने के बाद दूसरों से भी टीका लेने की अपील कर रहे हैं। सब टीका लगवाएं और जैसे अभी लॉकडाउन लग गया है तो फिर जल्दी से आके अपना टीका लगवा लीजिए और इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है और ना किसी का तबीयत खराब होता है ना कुछ होता है। जल्द से जल्द वैक्सीनेशन ले लिया है। हम लोगों से अपील करते हैं कि जल्द से जल्द वैक्सीनेशन लें, क्योंकि कोरोना से बचाव के लिए यही एक उपाय है। उम्र वालों के लिए टीका लागू करवाया, हमने वैक्सीनेशन करा लिया और हमारे जिन दोस्तों ने नहीं करवाया है वो भी जल्द से जल्द करवाने वाले हैं। टीका लगवा लिया है, टीका लगवाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए मैं प्रेरित करती हूँ आप लोगों को भी, आप लोग भी आगे टीका लगवा सकते हैं। टीकाकरण केंद्रों पर तैनात स्वास्थ्यकर्मी भी अनुभव कर रहे हैं कि जहां 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों को टीका लेने के लिए तैयार करने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी, वहीं किशोरों को इसके लिए जागरूक या प्रेरित करने की जरूरत नहीं पड़ रही। बहुत ही उत्साह के साथ बच्चे ले रहे हैं और वो काफी खुश है वैक्सीन को लेकर के। बहरहाल ग्रामीण क्षेत्रों में भी किशोरों में टीका लगवाने को लेकर खूब उत्साह है और वे पहले से कोरोना से बचाव के लिए टीके को लेकर पूरी तरह से जागरूक दिख रहे हैं। दुमका से आरके नीरद की रिपोर्ट। मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम समाप्त हो गया।
चुनाव आयोग की ओर से जारी आंकड़ों में मतदाताओं की संख्या में 6,42,928 की वृद्धि हुई है। यह वृद्धि पिछले साल के पुनरीक्षण कार्यक्रम से अधिक है। पुनरीक्षण के दौरान 3,08,690 पुरुष मतदाताओं की तुलना में 3,34,241 महिला मतदाताओं ने वोटर लिस्ट में अपना पंजीकरण कराया है। यूपीएससी में 2021 की मुख्य परीक्षा स्थगित नहीं होगी। जहां यूपीएससी ने एक नोटिस जारी किया है जिसमें पुष्टि की गई है कि सिविल सेवा परीक्षा अनुसूची के अनुसार आयोजित की जाएगी। यानी 7, 8, 9, 15 और 16 जनवरी 2022 को आयोजित करने का निर्णय लिया है। कोविड रोकथाम के लिए सरकारों द्वारा लगाए जा रहे प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए आयोग ने राज्य सरकारों से ये सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है कि उम्मीदवारों और परीक्षा अधिकारियों को परीक्षा के दौरान कोई असुविधा न हो। राजस्थान में बन रहे पश्चिमी विक्षोभ का असर झारखंड में भी पड़ सकता है। इस कारण कई जिलों में 9 और 10 जनवरी को बारिश भी हो सकती है। कहीं मध्यम तो कहीं हल्की बारिश का भी अनुमान है। इसे लेकर मौसम विभाग ने भी येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार 9 और 10 जनवरी को गढ़वा, पलामू, चतरा, लोहरदगा, गुमला, लातेहार और खूंटी और रांची में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। 12 तारीख तक झारखंड में इसका असर देखने को मिलेगा। आपको हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग के साथ देखने को मिल सकती है। और बात करें तो अभी अगले 2 दिन जो न्यूनतम तापमान है उसमें कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। उसके तत्पश्चात 6 तारीख से जो हवा का दिशा है उसमें थोड़ा सा बदलाव देखने को मिलेगा और आपको ईस्टर्लीज थोड़ी चलते हुए, पूर्वइया चलते हुए दिखेगी और न्यूनतम तापमान में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेंगी। और जैसे कि मैंने बताया 9 तारीख से बारिश की संभावना है, तो 9 तारीख से जो मैक्सिमम टेम्परेचर है उसमें गिरावट देखने को मिलेगी और जो मिनिमम टेम्परेचर है उसमें आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। क्योंकि और अब खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से। जामताड़ा जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे के अंतराल में 21 संक्रमितों की पुष्टि हुई है। जिले में संक्रमितों की संख्या बढ़कर अब 54 हो गई है। जमशेदपुर में गोलमुरी थाना क्षेत्र गाड़ाबासा के मथुरा बागान में अपराधियों ने सरे शाम फायरिंग की। इस घटना में सुनीला शर्मा नाम की महिला के पेट के पास गोली लगी है। उन्हें इलाज के लिए टीएमएच में भर्ती कराया गया है। धनबाद के उपायुक्त संजीव कुमार ने कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने तथा लोगों को सुरक्षित रखने के लिए बैठक की। बैठक में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार के द्वारा जारी आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने का उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया। प्रशासन की ओर से यह निर्देश भी दिया गया कि सभी यात्रियों का कोविड जांच जरूर करें और जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया है उन्हें ऑन स्पॉट टीकाकरित करें। पलामू जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उपायुक्त शशि रंजन की अध्यक्षता में जिला स्तरीय पर्यटन संवर्धन समिति की बैठक हुई। बैठक के दौरान तरहसी के झलखंडी धाम देवी मंदिर में पेयजल और शौचालय की व्यवस्था को दुरुस्त करने का निर्णय लिया गया। धनबाद के महुदा के भंवरदाहा बस्ती की आखिरी छोर में दामोदर नदी के किनारे पेड़ों पर 4 बड़े अजगरों को धूप सेकते हुए लोगों ने देखा। हालांकि लोगों की शोरगुल को सुनकर सभी अजगर जंगल में छिपने में कामयाब रहे। देवघर के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में कोविड संक्रमण के बढ़ते चेन को तोड़ने को लेकर ऑनलाइन बैठक हुई। इस दौरान डीसी ने सभी अधिकारियों को जागरूकता फैलाने, जांच में तेजी लाने और टीकाकरण का लक्ष्य पूरा करने का भी निर्देश दिया। जामताड़ा में दम घुटने से पति पत्नी की मौत की खबर है। बताया गया है कि जामताड़ा थाना क्षेत्र के उदलबनी मोहल्ले के 70 वर्षीय नंदलाल मंडल और उनकी पत्नी ठंड से बचने के लिए घर के अंदर ही चूल्हा जलाकर सो गए थे। संभवतः इसी कारण दम घुटने से दंपति की मौत हो गई। धनबाद के एसएसपी आवास के समीप एक कार ने 2 ऑटो को टक्कर मार दी। इस हादसे में कई लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। गढ़वा जिला प्रशासन ने सुदूरवर्ती और उग्रवादियों के गढ़ माने जाने वाले बरगढ़ प्रखंड के हिसातू गांव पहुंचकर आदिम जनजाति कोरबा और पहाड़िया समुदाय के लोगों के बीच कंबल वितरित कर कड़ाके की ठंड में उन्हें बड़ी राहत दी है।
घनघोर जंगलों के बीच छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा से लगे गढ़वा जिला मुख्यालय से करीब 100 किलोमीटर दूर हेसातु और सरुवत गांव पहुंचकर प्रशासनिक अधिकारियों ने आदिम जनजाति परिवारों के बीच कंबल का वितरण किया। कंबल प्राप्त कर आदिम जनजाति परिवार के सदस्यों ने सरकार के प्रति आभार जताया। का कम्बल देला पाला में और कैसे तो घर में कपड़ा नहीं कम्बल बही जाड़ में ओढ़ कार कम्बल देला ठंडा में ओढ़। गढ़वा के जिला सामाजिक सुरक्षा पदाधिकारी नीतीश कुमार का कहना है, प्रशासन की ओर से हर जरूरतमंद परिवार तक सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। कंबल दिया गया है और इससे पहले भी कंबल बांटा गया था, तो कुछ बचे हुए लाभुकों को कंबल दिया गया है और हमारा फोकस था पेंशन के जो वंचित लाभुक थे। जिला प्रशासन की ओर से कड़ाके की ठंड में उपलब्ध कराए जा रहे इन कंबल से आदिम जनजाति समुदाय को बड़ी राहत मिलेगी। गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। कहते हैं मानवता की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है, और इस उक्ति को चरितार्थ कर रहा है प्रेम सागर फाउंडेशन, जहां जिसके सहयोग से चल रहा जन भोजन कार्यक्रम गुमला, लोहरदगा और रांची जिले के बॉर्डर में अवस्थित वनटोली क्षेत्र के 8 से 9 गांवों के लगभग 1,500 गरीबों को प्रतिदिन एक प्रहर का भोजन कराकर क्षेत्र में बदलाव की कहानी कह रहा है। प्रकृति की गोद में बसा यह है आदिवासी बहुल सुदूरवर्ती क्षेत्र वनटोली, जहां कभी सरकार की भी पहुंच नहीं हो पाती थी। वैसे में प्रेम सागर फाउंडेशन ने 2006 में यहां जन भोजन कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके जरिए आज आसपास के 9 गांवों के सैकड़ों बच्चों, बुजुर्गों के साथ जरूरतमंद लोगों को एक प्रहर का भोजन कराया जा रहा है। उग्रवादी ग्रसित क्षेत्र रहा है और क्राइम्स भी बहुत होते थे। उस समय में यहाँ ये शुरू किया गया ताकि बच्चों को जो जद्दोजहद भोजन के लिए करना पड़ता है वो ना करना पड़े और भोजन की व्यवस्था की गई, उनका विकास हो सके। तो 2006 में इसकी स्थापना की गई और तब से बच्चों को यहाँ पर हेल्थ एंड हाइजीन के दृष्टिकोण को मद्देनजर रखते हुए भोजन का प्रबंध किया गया। 2006 से वनटोली में प्रेम रावत फाउंडेशन की ओर से ये जन भोजन कार्यक्रम चल रहा है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर पहुँचते हैं और उनका जो कहते हैं एक तरीके से पेट भरा जाता है। और साथ ही साथ जो प्रेम रावत फाउंडेशन का मकसद है कि पूरी तरह से स्वच्छ, शुद्ध और हाइजीनिक भोजन इन लोगों को दिया जाए, और उस अभियान के जरिए इस इलाके में एक बड़ा बदलाव पिछले 15 सालों में देखने को मिला है। जन भोजन अभियान की सफलता के बाद अब यहाँ युवाओं, महिलाओं के लिए कंप्यूटर, सिलाई जैसे रोजगार उन्मुख कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। यह कार्यक्रम चलाए जाने से क्षेत्र में कई सामाजिक परिवर्तन नजर आ रहे हैं। महिला भी एक ऐसी चीज है जो पूरे समाज को बदल सकती है, पूरे परिवार को बदल सकती है। तो उन लोगों में हम लोगों ने 2 चीज स्टार्ट किया। एक तो उनको पैर पे खड़ा होने के लिए सिलाई का हम लोगों ने सोचा कि उनको स्टार्ट करें ताकि कुछ वो अर्न कर सके, तो वो स्वयं खड़ा हो सके। स्थानीय गरीब लोगों के लिए एक समय का भोजन देने के साथ साथ इनमें स्वच्छता की आदत भी डाली गई। पिछले कई सालों से यहाँ आ रहे इन युवाओं को इसका काफी लाभ मिल रहा है। भोजन के साथ साथ यहाँ डिसिप्लिन भी सिखाया जाता है, कंप्यूटर शिक्षा भी दी जाती है जो बिल्कुल फ्री होती है। हम लोग को टाइम से यहाँ खाना मिलता था, टाइम से हम लोग को स्कूल जाने के लिए मिलता था। खास बात यह है कि मानवता के इस अभियान में कई लोग अपना योगदान दे रहे हैं। झारखंड विद्युत बोर्ड में अभियंता के तौर पर कार्यरत मांडर की चमन पिछले कई वर्षों से यहाँ सेवा देती है। वह कहती है कि यहाँ आकर उन्हें अद्भुत आनंद की अनुभूति होती है। छोटे छोटे बच्चे आते हैं, जब वहाँ यहाँ से खाना खा के जाते हैं, उनके चेहरों का जो मुस्कुराहट देख के वो अंदर से खुशी फील होता है। इस सुदूरवर्ती इलाके में लोग अपने भोजन की जुगाड़ में ही सारा दिन गुजार देते थे। अब संस्था द्वारा ऐसे कार्यक्रम चलाए जाने से उनमें कई सामाजिक परिवर्तन नजर आ रहे हैं। बच्चे स्वच्छता पर ध्यान देते हैं और उनमें पढ़ने की प्रवृत्ति भी बढ़ रही है। यहाँ पर जन भोजन का एक कैंपेन है, वो 2006 से चलाया जा रहा है और इसके जरिए जो सुदूरवर्ती इलाके के बच्चे हैं उनका पेट भरा जा रहा है और साथ ही साथ पेट भरने के बाद उनमें स्वच्छता की आदत डाली गई है और अब वो अपने पैरों पर कैसे खड़ा हो सकते हैं इसकी भी वानगी यहाँ पर देखने को मिल रही है और उनको रोजगार उन्मुख भी बनाया जा रहा है। अपने सहयोगी प्रताप के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, वनटोली, गुमला।
जोहान्सबर्ग में भारत के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के चौथे दिन आज दक्षिण अफ्रीका जीत के लिए 240 रन के लक्ष्य के जवाब में 2 विकेट पर 118 रन के स्कोर से आगे खेलेगा। 118 रन बना लिए हैं। अफ्रीकी कप्तान डीन एल्गर 46 तो वहीं रेसी वैंडर डुसेन 11 रन बनाकर नाबाद हैं। इस तरह दक्षिण अफ्रीका को अब सिर्फ 122 रन की जरूरत है। वहीं टीम इंडिया को अब भी 8 विकेट गिराने हैं। तीसरे दिन भारत ने अपने दूसरे दिन के स्कोर 2 विकेट पर 85 रन से आगे खेलते हुए अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा के अर्धशतक की बदौलत स्कोर को 266 तक पहुंचाया और टीम को 239 रन की बढ़त हासिल हुई। रहाणे 58 तो पुजारा 53 रन बनाकर पवेलियन वापस लौट गए। इन 2 बल्लेबाजों के अलावा रविचंद्रन अश्विन ने 16 और शार्दुल ठाकुर ने 28 रन की पारी खेली। स्वरोजगार के लिए पोल्ट्री फार्म का व्यवसाय एक बेहतर विकल्प है। रांची के दीपेश मोदक इस क्षेत्र को अपना करियर बनाकर बेहद खुश हैं। कुछ साल पहले तक रांची के दीपेश मोदक भी दूसरे कई युवाओं की तरह ही रोजगार की तलाश कर रहे थे। तब उन्हें पोल्ट्री के क्षेत्र में भाग्य आजमाने की सूझी। छोटे स्तर पर शुरू की गई उनकी कोशिश रंग लाई और आज वे अपने उस फैसले पर नाज करते हैं। मेरे यहाँ करीब 15 से 20 एम्प्लॉय काम करते हैं, जिनको हम रोजगार दिए हुए हैं और 2 टन से 3 टन तक का मेरा पर डे का सेल है। दीपेश बताते हैं कि आज के दौर में बेरोजगार युवाओं के लिए पोल्ट्री एक उत्तम विकल्प है, जहां वे अपनी मेहनत से व्यापार जगत में अपनी खास पहचान बना सकते हैं। बहुत प्रयास किया लेकिन नौकरी मिला नहीं, तो उसके बाद जब हम थक हार के फिर मुर्गी के पोल्ट्री का बिजनेस चालू किए और इसको बहुत दिनों से आज 15 साल से चला रहे हैं। तो इससे हमको लगता है कि अगर किसी को नौकरी नहीं भी मिलता है तो आप बिजनेस कर सकते हैं। अपने व्यवसाय से न केवल दीपेश की जिंदगी में रौनक आई है, बल्कि वे आज कई दूसरे युवाओं के जीवन में रंग भर रहे हैं। यहाँ पोल्ट्री फार्म से जब से हम जुड़े हुए हैं, सबसे अच्छा मेरा फैमिली पर परिवार रोजगार अच्छा खासा चल रहा है। पोल्ट्री आज एक उभरता व्यवसाय है और इस क्षेत्र में तरक्की की असीम संभावनाएं हैं। व्यवसाय शुरू करने को लेकर सरकारी स्तर पर प्रशिक्षण और पूंजी का भी प्रावधान है। जरूरत है दीपेश की तरह ही आगे बढ़कर इसका लाभ उठाने की। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है डीडी न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। आजादी के सफर के आज की कड़ी में देखिए हिंदी साहित्य और रंगमंच के पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र और नाटककार विजय धाड़ोपंत तेंदुलकर समेत अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। आज की कड़ी में हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं स्वाधीनता सेनानी तथा हिंदी साहित्य और हिंदी रंगमंच के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को। उनका निधन 6 जनवरी 1885 को हुआ था। भारतेंदु की उम्र मात्र 7 वर्ष की थी जब स्वतंत्रता के लिए प्रथम संग्राम लड़ा गया। बालक हरिश्चंद्र के मन पर इस संग्राम का गहरा प्रभाव पड़ा। भारतेंदु हिंदी पुनर्जागरण के अग्रदूत थे। हिंदी देशी राष्ट्रवाद का श्रेय भारतेंदु को ही दिया जाता है। उन्होंने ऐसा जन आंदोलन चलाया जिसकी परिणति लोकप्रिय नारे हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान के रूप में हुई। उन्नति पूरी है तभी जब घर उन्नति होए। उनकी पत्रिकाओं में ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियों की कड़ी आलोचना की जाती थी। हरिश्चंद्र ने लोगों की दुर्दशा, देश की गरीबी, पराधीनता, अमानवीय शोषण, मध्यम वर्ग के असंतोष और देश की प्रगति के लिए ललक का प्रतिनिधित्व किया। उनके अंधेर नगरी नाटक का मूल सार
अंधेर नगरी चौपट राजा टके सेर भाजी टके सेर खाजा है, जो अतार्किक और निरंकुश ब्रिटिश सरकार पर व्यंग है। भारतेंदु ने जनता की राय को दिशा देने के लिए नए मीडिया, विशेषकर प्रकाशनों का उपयोग किया। उन्होंने देश में पहला हिंदी आंदोलन आरंभ किया। खड़ी बोली में लिखे उनके नाटक, कविताएं, गद्य और पत्रिकाएं उत्तर भारत में व्यापक रूप से वितरित किए जाते थे। खड़ी बोली को पहले आंतरिक बोली माना जाता था, लेकिन भारतेंदु की पत्रिकाओं के माध्यम से वो देश भर में शिक्षित जनता तक पहुंची। सूचना और प्रसारण मंत्रालय हिंदी जनसंचार में मूल लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए 1983 से भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार प्रदान करता रहा है। महान भारतीय राष्ट्रवादी को शत शत नमन। हम आज पटकथा लेखक विजय ढूंढोपंत तेंदुलकर को भी स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 6 जनवरी 1928 को महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ था। उन्होंने पढ़ाई छोड़कर 14 साल की उम्र में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। वे नाटकों, फिल्मों और टेलीविजन के लिए पटकथाओं तथा प्राथमिक रूप से मराठी भाषा में पत्रकारिता के लिए अग्रणी योद्धा के रूप में जाने जाते हैं। तेंदुलकर नाटक देखकर ही बड़े हुए। 11 वर्ष की उम्र में उन्होंने पहला नाटक लिखा, निर्देशित किया और उसमें अभिनय भी किया। विशांतता कोट चालू आहे, घासीराम कोतवाल और सखाराम बाइंडर के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय हैं। उनके नाटकों के मुख्य विषय आधुनिक व्यक्ति के अलगाव से लेकर समकालीन राजनीति, सामाजिक व्यक्तिगत तनावों से लेकर मानवीय चरित्र की जटिलताएं, पुरुष महिलाओं के अन्वेषण से लेकर ऐतिहासिक घटनाओं की पुनः व्याख्या तक विस्तृत है। उनके ज्यादातर नाटकों में वास्तविक जीवन की घटनाओं या सामाजिक उथल पुथल से प्रेरणा ली गई है, जो कटु वास्तविकताओं पर स्पष्ट प्रकाश डालते हैं। उन्हें कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। महान व्यक्तित्व को सादर नमन। आज हम वर्तमान हरियाणा में गुरुग्राम जिले के बड़का निवासी 3 वीरों को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। ये हैं चंडू मेव के पुत्र खुशीराम, मुबारक मेव के पुत्र आमिर और मलखान मेव के पुत्र रणबाज मेव। इन तीनों ने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। उन्हें अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया और राजद्रोह का मुकदमा चलाया। तीनों को मौत की सजा सुनाई गई और वे 6 जनवरी 1858 को शहीद हो गए। मां भारती के महान सपूतों को शत शत नमन। और न्यूज बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पाकुड़ सड़क हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 17। प्रधानमंत्री ने मृतकों के आश्रितों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की। राज्य में पिछले 24 घंटे में मिले 3,553 संक्रमित। सक्रिय संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 10,990। झारखंड में मतदाताओं की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि, 6,44,000 से अधिक नए मतदाता बने। पुरुषों की तुलना में महिलाएं रहीं आगे। और पश्चिमी विक्षोभ के कारण 9 जनवरी को राज्य के विभिन्न स्थानों में बारिश की संभावना, येलो अलर्ट जारी।